कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आने यूट्यूब चैनल के तमाम जितने भी नाजरीन इस वक्त वर्ल्ड ओवर हमसे जुड़े हुए हैं, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजरीन। आपको जिस तरीके से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम एक ऐसा बड़ा आर्टिस्ट या ऐसी बड़ी शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर या शिक्षा से आधारित या संबंधित जो भी पर्सनालिटी हो उसका इंटरव्यू के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी करवाते हैं। यूट्यूब चैनल बोलते आने के कई ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम उस शख्सियत को जिसको हम बुलाते हैं उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन कितने बड़े स्टैंडर्ड में हमारे इस भारतीय संस्कृति को फैलाने में हुआ है। उनका ये डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार हो जाता है जो कि फ्यूचर की पोस्टेरिटी जितनी भी आएंगी वर्ल्ड ओवर, वो उनको अगर स्टडी रिसर्च करना पड़ जाए तो उनकी परफॉर्मेंस, उनके करियर, उनके बारे में लिखना चाहें तो वो इस यूट्यूब चैनल को कंसल्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो हमारे बोलते हैं यूट्यूब चैनल का है वो ये है कि भारत की, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर जो उसके म्यूजिक, डांस, कला, संस्कृति में मिलती है, उसको फैलाना और उसके द्वारा जो है एक शांति, सद्भाव, पीस, हार्मनी का पैगाम देना। तो उसी श्रृंखला में दोस्तों मैं आज बहुत मसर्रत है मुझे कि आज हमारे साथ शामिल हैं आज के इस महफिल में डॉक्टर रोहन नायडू, एक जाने माने हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिनिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रोहन नायडू साहब, आपका बोलते आने यूट्यूब चैनल की श्रृंखला में। जी नमस्कार सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एक इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित किया बातचीत के लिए, साक्षात्कार के लिए, और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। शुक्रिया, बहुत खुशी है। आपको तो मैंने खैर बहुत अरसों से देखा है और आपकी जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी हुई है कि एक मिसाल, एक मॉडल तैयार हो गया है पूरे हमारे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कि म्यूजिक के क्षेत्र में किस तरीके की आपने बड़ी बड़ी छलांगें लगाई हैं, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी कई उपलब्धियों में एक बड़ी उपलब्धि यह है कि बाल श्री अवार्ड जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है वो 1992 में आपको 3 अगस्त को मिला था और आपने म्यूजिक में साथ साथ जाते हुए वायलिन पर विशेष आपने जो है आपने महारत प्राप्त की और बड़ी इंस्पिरेशन आपको विदुषी डॉक्टर एन राजम जो कि जानी मानी वायलिनिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड की, उनसे मिली। और बाद में जो है आपने विधिवत शिक्षा जो ये ट्रेनिंग प्राप्त की है वो पंडित संजय गजरे जो कि रायपुर से हैं, और बाद में आपको गाइडेंस जो मिली है वो आपको पंडित लेट बिमलेंदु मुखर्जी साहब से मिली है जो कि सितार मास्टरो रहे हैं, डॉक्टर पंडित वसंत शोलिकर से जो भोपाल के, पंडित राम स्वरूप रतोनिया, डॉक्टर पंडित देवाशीष डे वगैरह वगैरह बड़े अच्छे ऊंची कोटि के जो कलाकार हैं उनसे आपने सीखा है। तो ये तमाम, और अब जो है आप ए ग्रेडेड आर्टिस्ट जो प्रसार भारती के, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे है, रेगुलर आपकी परफॉर्मेंस होती रहती हैं। कई अवार्ड्स तो मैंने आपको बता ही दी है और उसके साथ साथ आपके जो परफॉर्मेंसेस बहुत रहे हैं, देश विदेश में रहे हैं, जिनकी अब चर्चा हम करने वाले हैं।
राष्ट्रपति भवन में तो आपने 2006 में परफॉर्मेंस दी, सप्तक अहमदाबाद में करी, आइडिया जलसा में करी, गंगा महोत्सव वाराणसी में करी, स्वर साधना समिति मुंबई में करी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे अवार्ड्स हैं और बहुत सारी आपकी परफॉर्मेंस हैं जिनके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और इस वक्त मैं तमाम दर्शक हमारे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला प्रश्न जो कि हम सब जिज्ञासा हैं रखते हैं जिसकी, वो ये है रोहन नायडू साहब के म्यूजिक में जो आपका इंटरेस्ट और परिवार का एक आप कंट्रीब्यूशन और आपकी किस तरीके से रुचि बढ़ी और जो अंततः आपको ले गई है वायलिन की तरफ, इसके बारे में थोड़ा मुख्तसर से बताइएगा। ये मुझे परिवार में वो संगीत तो विरासत में नहीं मिला। जी। मेरे जो पिताजी माताजी दोनों, वो बहुत ही संगीत प्रेमी विचारधारा के हैं और बहुत संगीत को प्रेम करते हैं, स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक को। अच्छा। तो बात ऐसी थी कि अ, मम्मी अपने युवा काल में हाँ। रेडियो पर संगीत बहुत सुना करती थी। हम्म। शादी के पहले की बात है ये, मेरे माता पिता की शादी के पहले की। और पिताजी जबलपुर में, क्योंकि दोनों रहा करते थे, तो जबलपुर में जो भी कार्यक्रम होता था उसमें जाते थे, सुनते थे कव्वाली, गजल। और उसके बाद मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, अभी रिटायर हो गए। तो एजी ऑफिस ग्वालियर में उनकी जॉब अपॉइंटमेंट हुई। तो ग्वालियर एक तरीके से उनके संगीत प्रेम को और भा गया, क्योंकि तानसेन समारोह जैसी बड़ी एक संगीत महफिल, संगीत महोत्सव वहां पे हर साल होता था, और बड़े बड़े कलाकार उसमें अपने प्रस्तुतियां देने के लिए आते थे। तो पिताजी हर वर्ष उसको सुनने जाया करते थे, और एक माहौल भी था। उनकी एक मित्र मंडली भी ऐसी थी जो शास्त्रीय संगीत को जो पसंद करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो संगीत प्रेम था, हम्म। यही कहीं ना कहीं मुझ में प्रस्फुटित हुआ। और लेकिन घर में पिताजी स्पोर्ट्समैन थे, तो वो चाहते थे कि मैं खिलाड़ी बनूं, क्रिकेटर बनूं। और मेरी बचपन से क्रिकेट की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी, बहुत छोटेपन से। तो अच्छा। हम ग्वालियर में जाया करते थे, क्रिकेट खेलते थे। लेकिन एकाएक ये हुआ कि, ये बात है मैं शायद तीसरी क्लास में रहा हूँगा। हम्म। तो उन दिनों दूरदर्शन, हम लोग दूरदर्शन के अलावा कोई दूसरा चैनल तो होता नहीं था। तो हम्म। दूरदर्शन पे हम एक ऐड देखा करते थे, हम्म। ताजमहल टी का। तो हाँ, उसमें जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते थे। हाँ। तो उसको देख के मैं काफी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। और मैंने पिताजी के सामने, मैं बहुत डरता था पिताजी से। तो फिर भी, और मुझे पता था कि संगीत के लिए तो कतई राजी नहीं होंगे, लेकिन मैंने उनको उनको बोला। तो जब मैंने उनको बोला बड़े मुश्किल से कि मैं तबला सीखना चाहता हूँ, तो पहला रिएक्शन यही रहा कि अरे तबला वगैरह सीख के क्या करोगे। हालांकि वो संगीत प्रेमी थे, लेकिन उनके दिमाग में एक रहता ही है बच्चे के प्रति कि ये मेरा बच्चा ये बने, जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं। तो वैसा उनके भी दिमाग में जो था वो ये था कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई करे और क्रिकेटर बने, अच्छा क्रिकेटर बने। अच्छा। तो अचानक से ये हुआ कि मैंने तबला सीखने की फरमाइश रख दी, और पहली बार में तो मना ही कर दिया गया। लेकिन मेरी जिद इतनी ज्यादा अ, मजबूत थी कि मैं उसके लिए काफी जिद कर गया। मैंने हालांकि कभी कोई किसी बात की जिद नहीं की, लेकिन संगीत सीखने के लिए पता नहीं कहाँ से मुझे वो ईश्वर के द्वारा शक्ति मिली। और मैंने काफी जिद जब देख ली पिताजी ने कि ये नहीं मानेगा, तो बोले अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। तो अब उस समय ऐसा था कि उन्होंने एक शर्त रखी मेरे सामने, क्योंकि उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में ये चीज था कि वोकलिस्ट को ज्यादा मिलती है लोगों द्वारा, मतलब एक अटेंशन मिलता है, और वो गायक गायन को ही ऊपर मानते हैं। इंस्ट्रूमेंट वालों का कुछ उतना होता नहीं है, इज्जत ज्यादा नहीं होती है। ये हाँ, एक कॉमन मैन के हाँ, हाँ, दिमाग में एक ऐसा बातें होती है। जनरली फीलिंग।
तो ये एक जनरल फीलिंग थी, और इसके तहत उन्होंने एक शर्त रख दी कि चलो ठीक है, तबला तुम तभी सीखोगे जब तुम गाना सीखोगे। तो मुझे पर्सनली गाने में कुछ इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में तबला चल रहा था, उसको सीखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो अच्छा। मैंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं गाना सीखूंगा। तो अ, हम वायलिन तक पहुंच रहे हैं, अभी थोड़ा सा हाँ, ये स्टोरी ठीक लंबी ठीक हो रही ठीक, है। अच्छा लग रहा है जी। तो अब ये हुआ कि ग्वालियर में शारदा नाथ मंदिर, जो कि अभी महाविद्यालय बन गया है, उस समय स्कूल था। रामकृष्ण मिशन के अंदर एक शारदा नाथ मंदिर करके म्यूजिक स्कूल था। तो वहां मेरा एडमिशन करा दिया गया तबले के लिए, और वहीं पे मैं गायन की क्लास में भी बैठने लगा, क्योंकि परीक्षा दोनों की देना है। तबला और गायन मेरा ऐसे ऐसे प्रारंभ हो गया। और हमारे घर पे भी एक शिक्षक आते थे मुझे गाना सिखाने के लिए, लेकिन परीक्षा अच्छी बात है करके तो वहां पे गाने में भी हमने एडमिशन ले ली। तो गाना और तबला ऐसा दोनों चलने लगा। कई बार ऐसा भी होता था, मैं गाने की क्लास मिस करके वही तबले की क्लास में ही बैठा रहता था। मेरी अच्छा। शिकायतें भी बहुत हुई कि अरे ये गाने की क्लास में आता नहीं है, और ये गाता अच्छा है, इसको गाने में। अच्छा, टीचर, मुझे दोनों टीचर बहुत प्रेम करते थे। तबले वाले सर और मैडम गाने वाली जो थी वो भी बहुत प्रेम करती थी, कि वो दोनों ही चाहते थे कि हमारी क्लास में आए, टैलेंटेड बच्चा है, आना चाहिए। तो मेरी शिकायतें होती थी, मैं घर में पिटाई विटाई भी लगती थी मेरी, क्यों नहीं जाते हो गाने की क्लास में, तबले में जाया करो। तो ये सब चलता रहा मेरा बचपन। तीसरी क्लास, चौथी क्लास, फिर ये हुआ कि पिताजी के ऑफिस में एक कार्यक्रम हुआ, जिस कार्यक्रम में आकाशवाणी ग्वालियर के कलाकारों द्वारा संगत प्रदान की गई। तो जो आर्टिस्ट थे वो या तो एजी ऑफिस के थे, और सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसका कार्यक्रम था, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। फिफ्थ बोर्ड का मेरा परीक्षा थी, और फिफ्थ बोर्ड की परीक्षा के जस्ट एक दिन पहले मैं कार्यक्रम दे रहा था। और अगले दिन मैथ्स का पेपर था, जिसमें मैं बहुत कमजोर रहा रहा था, और आज भी हूँ। तो वेरी उस समय गुड। मैंने मैं कार्यक्रम दे रहा था, और ये हुआ कि उसमें महेश मलिक जी मेरे साथ संगत कर रहे थे। हम्म। महेश मलिक जी अभी भोपाल में हैं, काफी नामचीन वायलिनिस्ट हैं हमारे देश के। हम्म। तो मेरा वायलिन के प्रति रुझान के प्रेरणा स्रोत मैं उन्हें मानता हूँ, क्योंकि पहली अच्छा। बार मैंने उन्हें अपने सामने वायलिन बजाते हुए देखा। हम्म। और वायलिन इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहली बार आंखों से जब देखा, तो वो ये मर्तबा था जब वो कार्यक्रम था, और वो मेरे साथ संगत कर रहे थे, उसका फोटो भी है मेरे पास। हम्म। तो उनको ही मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, कि वहां से मुझे वायलिन सीखने की प्रेरणा आई। और एक बहुत हल्की बात, देखिए क्या होता है कि कभी, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम कुछ चीज पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात मिलाने की कैसे कोशिश करती है, कि हुआ ये कि उसी समय एक पिक्चर आई, मोहब्बतें, हाँ। शाहरुख खान, अरे क्या शाहरुख वायलिन खान की खूब बजा पिक्चर वायलिन। है। हाँ। और मैं ठीक ठीक फिफ्थ क्लास में था, ये उसी समय की बात है। हम्म। और वहां से ये हुआ कि वो पिक्चर आई, तो और उसमें मेरे जो फीलिंग था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। हम्म। और इसके साथ भी अब लगातार कोइंसिडेंस देखिए, हमारे म्यूजिक स्कूल में वायलिन नहीं था, हम्म। लेकिन अचानक से जो मैम थी, वोकलिस्ट, खोत मैडम, दुर्भाग्यवश वो अभी है नहीं, लेकिन वो वायलिन भी सीखी हुई थी। तो हमारे यहाँ हुआ ये कि वायलिन की क्लास इंट्रोड्यूस हुई फर्स्ट टाइम, कि अब हमारे म्यूजिक स्कूल में वायलिन का प्रशिक्षण भी दिया जाए। तो मैंने ये तीसरी इच्छा फिर पिताजी से जाहिर की, मैं वायलिन सीखना चाहता हूँ। तो पिताजी बोले, तुम ऑलरेडी क्रिकेट खेलते हो, स्कूल हाँ, जाते हो, तबला सीखते हो, गाना सीखते हो, अब वायलिन भी सीखना है, तुम क्या क्या। करोगे आगे चल के? हाँ। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी अ, दैवी कृपा मानता हूँ कि, और दैवी कृपा तो है ही, माता पिता का इतना ज्यादा सपोर्ट, विलक्षण, जो हम्म। कि
आमतौर पर देखा नहीं जाता है। हम्म। शायद मैं भी ना कर पाऊं इतना हम्म। सपोर्ट जितना हम्म। मेरे माता पिता ने मुझे किया। हर हम्म। एक हर एक मेरे डिसीजन पे या मेरी हम्म। बात पे उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे पे भरोसा रखा। सही बात है। तो आज आज जो भी है, तो मैं मुझे लगता है कि मैं गुरुजन और पिताजी माताजी के आशीर्वाद से ही कर पा रहा हूँ, जो भी हम्म। प्रयास कर पा रहा हूँ। तो हम्म। ऐसा था मेरा सफर वायलिन की ओर। हम्म। ये बताइए कि इस पॉइंट पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और पैदा हो रहा है। महेश मलिक जी के बारे में बताया, माता पिताजी के बारे में बताया, लेकिन कुछ गुरुओं का भी हाथ आप पे रहा है। वो जो जी, गुरु हैं, गुरु का उनके आशीर्वाद बारे में बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा बताइए, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। जी। देखिए, जो सांगीतिक ज्ञान मिला वो तो सब गुरुजनों से ही मिला, क्योंकि घर में कोई कलाकार नहीं था, तो मुझे घर से संगीत तो नहीं मिला, हम्म। भरसक सपोर्ट मिला, लेकिन संगीत का जो भी एबीसीडी मिला, जो भी ज्ञान मिला, वो सब गुरुजनों से मिला। सर्वप्रथम तो मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले तो एक संगीत विद्यालय से ही मेरा संगीत सफर प्रारंभ हुआ। हम्म। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया रायपुर छत्तीसगढ़। ये हम्म। बात 2001 की है। और उसके बाद यहाँ पर श्री राम संगीत महाविद्यालय में उस समय पंडित संजय गिजरे जी तबला के प्राध्यापक थे। हम्म। तो मैं उनकी क्लास में जाने लगा। मैंने एडमिशन लिया म्यूजिक कॉलेज में, और उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि जो मैं थोड़ा बहुत वायलिन बजाना सीखा था, सारे गामा पा धा नी सा बस सीखा था, तो उसके बाद जब तक मुझे कोई वायलिन के गुरु नहीं मिल रहे थे, तब तक उन्होंने मुझे बहुत रागों का ज्ञान दिया। मेरे प्रारंभिक गुरु पंडित संजय गिजरे जी रहे, वेरी गुड। क्योंकि उन्हें रागों का और गीत गजलों का, क्लासिकल कंपोजिशंस का बहुत नॉलेज है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे हम्म। घर भी ले जाया करते थे, मैं उनके घर पे रह के रायपुर में ही अच्छा। सीखा करता था, सैटरडे संडे उनके यहाँ रह के। हम्म। और वो मुझे काम दे दिया करते थे, रियाज करने के लिए कुछ हम्म। मुझे मसाला दे दिया करते थे, मैं उसमें रियाज करता था। जी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि क्योंकि तबला तबला तो मेरा चल ही रहा था और अच्छा भी चल रहा था, लेकिन वो एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पे ही था। एक कलाकार बनने के लिए जो जितनी मेहनत चाहिए या जो ट्रेनिंग चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि महाविद्यालय वगैरह में तो सब आपको पता ही है कि सिलेबस कंप्लीट करना ये हम लोग का पहला उद्देश्य होता है, उसके हम्म। बाद फिर आगे बात होती है। तो एक अच्छा मौका आया उसमें, पंडित राम स्वरूप रतौनिया जी उस समय हम्म। अ, यहाँ बिलासपुर में, हम्म। बिलासपुर आकाशवाणी में केंद्र निदेशक थे। तो हम्म। उनके जो भाई साहब, वो मेरे पिताजी के ऑफिस में थे। तो हम्म। किसी कारण से लिंक बन गया, और उन्होंने एक दिन पिताजी ने बात कर ली और मुझे आके सीधा तानसेन समारोह की जो उस समय ब्रोशर छपता था, उसको खोल के बताया। उसमें बोला कि एक बात बताओ, तुम इनसे सीखोगे? तो मैं तो एकदम उछल पड़ा। हाँ। मेरे लिए तो वो सब हाँ। हीरोज थे जो हाँ। उस किताब में थे। हर हाँ। एक आर्टिस्ट जो हाँ। तानसेन समारोह में गा बजा रहा है, मेरे लिए तो वो सही थे। बात। तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? तो बोले तुम सीखना चाहते हो तो बताओ। मैंने हम्म। बोला हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा बिलासपुर है, तो मेरा बिलासपुर आना जाना हम्म। गुरुजी के पास प्रारंभ हो गया। हम्म। तो पंडित रामस्वरूप रतौनिया जी से मेरी ऐसी मुलाकात हुई, और उसके बाद गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद दिया। हम्म। और शायद उस समय तो मैं वायलिन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था, हम्म। लेकिन उन्होंने जब मेरा वही टूटा फूटा कुछ राग सुना, हम्म। सारे गामा पा धा नी सा, और थोड़ा बहुत कुछ जन सम्मोहिनी, ऐसा कुछ राग मैंने कुछ सीखा था। तो उसमें ही पता नहीं वो जो मैंने बजाया, तो वो तो पारखी नजर के थे। उन्होंने बोला कि तुम तबला तो बहुत अच्छा बजाते हो, लेकिन तुम वायलिन पे ध्यान दो। हाँ। क्योंकि वो तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस कलाकार थे, गुरु थे। तो उन्होंने बोला कि वायलिन में तुम बहुत आगे जा सकते हो। हम्म। लेकिन मुझे वो बात बड़ी मजाक लगी, और फिर भी मैंने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला अरे ऐसे ही बोल रहे हैं गुरुजी, मुझे तो तबला बजाना है। अरे वाह। तो तो मेरा पूरा फोकस उस समय तबला पे ही था। ठीक। तो लेकिन उन्होंने बहुत बहुत जल्दी वो चीज बात पकड़ी थी। फिर कुछ समय बीत गया। हम्म। फिर एक कार्यक्रम हुआ,
होशंगाबाद में, जो कि अलाउद्दीन खां एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था, बाल संगीत समारोह। हम्म। तो ये काफी प्रेस्टिजियस समारोह था, और गुरुजी का फोन आया हम्म। रतौनिया सर का, और गुरुजी ने बोला कि एक कार्यक्रम है, तो एक एक महीने बाद है, तो तुमको बजाना है। तो मैं एकदम खुश हो गया, मैंने बोला अब तो मैं खूब रियाज बढ़ा दूंगा तबले का। बोले तबला नहीं, वायलिन का है। तो मैं अच्छा। घबरा गया। तो मैंने बोला वायलिन में तो मुझे कुछ आता नहीं है, मैं क्या बजाऊंगा। तो अच्छा, वो बड़े ना बहुत ही मनमौजी और बहुत खुले विचारों के और बहुत ही बिंदास व्यक्ति थे। आप तो पर्सनली उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। तो उन्होंने बोला कि अरे बहुत समय है तेरे पास, एक महीना है, कर लेना कुछ भी तैयार। अरे जी। उन्होंने तो बोल दिया। अरे मैं कैसे तैयार करूं, कोई राग को कैसे बढ़त करते हैं, आलाप तान सरगम, ये सब कैसे क्या होगा, मेरी तो हालत खराब हो गई। और उसके बाद हम लोग भिड़ गए हाँ, गुरुजी ढूंढने में। हाँ, मैं और मेरे पिताजी। तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम के लिए, ना जाने मैं आपको क्या बताऊं, मैंने 4 5 6 लोगों से सीखा राग देश। जैसे तैसे करके एक राग तैयार किया। उसमें ऑब्वियसली गिजरे सर का बहुत बड़ा हाथ था, और भिलाई के एक वायलिन वादक हैं पंडित कीर्ति व्यास जी, उन्होंने भी, और वसंत हम्म, तिमोथी जी, वो हम्म, भी काफी बड़े नाम थे, उन्होंने भी। तो बहुत लोगों ने मेरे को ना एक ही राग सिखाया, और मैंने जैसे तैसे करके उस कार्यक्रम के लिए एक आइटम तैयार कर लिया ब्यूटीफुल। जैसे। हाँ, हाँ, तो ये एक 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 बोलते हैं ना, जैसे स्प्रिंग को धक्का मारने के लिए उसको दबाना पड़ता है, तो शायद वो एक जो दबाव था उस समय जो मुझ पे पड़ा, एक महीने के हम्म, अंतर्गत मैंने सारेगामा पधा निसा के लेवल से, एकदम ही बेसिक लेवल से, एक राग को कैसे बजाते हैं, इतने कम समय में प्रेशर के कारण सीख लिया, गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो गुड। अ, हम्म। जैसे भी वो एक कार्यक्रम को हमने मैं ये शब्द यूज करूंगा, निपटा दिया कि जैसे नहीं, तो भी बच लो। देखिए, और लॉन्चिंग अब पैड अब आपके लिए साबित हुआ, बहुत बड़ी बात है ये। लॉन्चिंग पैड। जी, जी। और उसमें मुझे मेरे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी से मुलाकात हुई। वो कार्यक्रम जो होशंगाबाद में हुआ था, उसमें डॉक्टर शुभंकर डे, जो मेरा गुरु भाई है, पंडित देवाशीष डे जी के गुरु जी का बेटा, हम्म। वो भी गाने के लिए आया था। तो हम्म। हम सब को आर्टिस्ट एक दिन कार्यक्रम के बाद बैठे होटल में ही, जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो ऐसे ही गाना बजाना किए। तो गुरु जी को तो हम बिल्कुल नहीं जानते थे, तो वो थोड़ा सा गा गा के हम लोगों को बताने लगे। तो हम्म। हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा गाते हैं, मतलब शुभंकर के पापा तो बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे लिए वो शुभंकर के पापा थे, हाँ, और हम लोग उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो हाँ, फिर रतोनिया गुरुजी ने उनसे संपर्क करवाया, और ये कहा कि आप लोग इन्हें जानते नहीं, ये बहुत अच्छे गायक हैं। तो तब तब से ये हुआ कि गुरुजी फिर रायपुर आए, और रायपुर में हाँ, कार्यक्रम था उनका। हम जी, जब उनसे मिले, जी। तो पिताजी से बातचीत हुई, और उन्होंने कहा कि ये किससे सीख रहा है। तो हम्म। पिताजी ने बोला है तो किसी से नहीं सीख रहा है। हम्म। तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए गुरुजी, बोले कि अरे इतना अच्छा ये टैलेंटेड है लड़का, और ये नहीं सीखेगा तो वेस्ट हो जाएगा टैलेंट। हम्म। तो अब ये बात है, मैं क्लास 8th में था, 8वीं क्लास में रहा हूँगा, हम्म। और 8वीं 9वीं क्लास की बात है। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये है तो बहुत छोटा, लेकिन अगर आप इसे बनारस भेज पाए, तो हम्म। हम अपने घर में रख के इसको सिखाएंगे। तो हम्म। ये मेरे लिए, और ये मैंने सुन लिया था, और आपको पता ही है संगीत के लिए मेरी जिद। तो मैं फिर से पिताजी के लिए सामने पहुंच गया कि मेरे को बिल्कुल। बनारस जाना है। तो हाँ, बोले इतना छोटा बच्चा है, कैसे होगा। तो हाँ, इस तरीके से मैं अपने गुरुजनों से मिला, और उसके बाद मुझे पंडित बिमलेंदु मुखर्जी साहब का सानिध्य जी, प्राप्त हुआ, जी। जो क्योंकि वो भिलाई में ही रहते थे। हम्म। हालांकि मैं काफी देर हो गई मुझे, लेकिन मुझे लगता है उनके पास जाने के लिए जो एक
थोड़ा भी लेवल चाहिए था वो मुझे हम्म, उतना लग ही भी मिल गया गए। समय। और उसके बाद मुझे गुरु जी का 2-3 साल सानिध्य प्राप्त हुआ यहाँ भिलाई में। तो मैं रेगुलर हर वीक, हर हफ्ते उनके पास 2 बार जाया करता था भिलाई, कभी ट्रेन से कभी बाइक से, कैसे भी। तो उनसे मैंने 2-3 साल शिक्षा प्राप्त की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये बताइएगा कि अब ये प्रोग्राम काफी अच्छे स्तर पे पहुंच चुका है। यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूँ, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस का एक पार्ट जरूर होता है, हमारा कोई भी आर्टिस्ट आता है। आपके हाथ में जी। वायलिन देख रहा हूँ, तो हमारे जितने दर्शक हैं इस वक्त, उनकी तरफ से ऑन देयर बिहाफ आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू, कोई ऐसी चीज क्लासिकल कॉम्पोजिशन की छोटी सी बजा के दिखाइए जिससे मजा आ जाए हमें। तो क्या बजाना चाह रहे हैं आप, प्लीज, क्या बजाएंगे? मैं अभी मेरे दिमाग में, क्योंकि गुरु जी की बात चल रही है, तो पंडित देवाशीष डे जी की एक बहुत अच्छी बंदिश है, राग बागेश्वरी में। वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर बंदिशों की रचना की गुरु जी ने, हम्म। उसके शब्द भी बहुत सुंदर है और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। तो मैं राग बागेश्वरी में एक ताल में ये बंदिश है, मधुरिमा मधुर राधाई, ये आपको सुनाना चाहूंगा। कमाल है आपकी जो भी प्रेजेंटेशन इस वक्त हुई, हमारे लिए बहुत ही बाकमाल आपने बजाया। अच्छा, डॉक्टर रोहन नायडू जी, बताइए कि वायलिन एक बहुत ही मशहूर वर्ल्ड ओवर एक इंस्ट्रूमेंट है। हिंदुस्तान में भी इसको अलग अलग किस्म से पोजीशनों में बजाया जाता है, अलग अलग किस्म से बजाया जाता है। कर्नाटक में अलग स्टाइल है, हिंदुस्तानी अलग है। वर्ल्ड पैमाने पे अगर देखें दुनिया के, वो एक थोड़ा अलग है। फिल्मी दुनिया बजाय एक अलग है। इसका थोड़ा सा तबसरा कीजिए कि इसके बारे में वायलिन की हिस्ट्री क्या है, और थोड़े से उस पर बताइएगा शब्दों में कि क्या मामला है वायलिन के, वो इतना मशहूर है, इसके बारे में एक हिस्टोरिकल और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना जाता है, थोड़ा बताइएगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये इसको बहुत संक्षेप में समेटना भी बहुत कठिन है, मैं कोशिश हम्म, करूंगा। जी जी। क्योंकि इतिहास है और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं इतिहास के। क्यों कोई वाद्य बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है और जी लंबे समय तक प्रचलित रहता है और बना रहता है, जी और जिसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जाती है, इसके पीछे तो बहुत सारे पहलू हैं। जी 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 जी। तो आज का जो वायलिन है, ये जो आप सभी लोग दर्शक देख रहे हैं, ये जो रूप है हम्म वायलिन का, ये जो रूप है, हम्म। वायलिन एक आविष्कार किया हुआ वाद्य नहीं है जिसका आविष्कार किया हो और सीधा बना दिया गया हो। ये एक विकसित होता हुआ वाद्य है। ओके ओके। ये अपना रूप बदलते बदलते आज हमारे सामने इस रूप में आया है। इसका जो डिजाइन है, हम्म ये मेरी पहली बात थी। अब हम्म इसके इतिहास की अगर हम बात करें, तो इसके भी इतिहास के बहुत सारे पहलू मिलते हैं। जैसे भारतीय जो धर्म से संबंधित लोग हैं, और जो उसको एक सांगीतिक दृष्टि से ना देखते हुए थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो एक वाद्य मिलता है हमारे राजस्थान का फोक वाद्य है रावणास्त्र या रावण हत्ता। हम्म तो रावण हत्ता को इसका जनक मानते हैं, हम्म जो कि 5000 बीसी के समय की बात हो गई, हम्म रामायण कालीन बात हो गई। तो हम्म। अब रामायण कालीन के इतिहास को तो हम लोग उतना वैज्ञानिक नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके बाद का, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है। तो जहां से प्राप्त होना प्रारंभ होता है, हम्म हम अगर उस दृष्टि से उसको देखें, हम्म तो सबसे पुराना जो प्राप्त वायलिन है उसका नाम है चार्ल्स इलेवन, हम्म। जो कि एशमोलियन म्यूजियम में रखा गया है। और इसमें जो डेट है उसके बारे में विद्वान कहते हैं कि 1560 या इसके आसपास का डेट उस पर डला है। तो हम्म। 16वीं शताब्दी से हम वायलिन का इतिहास मान सकते हैं, इस अच्छा रूप का। अच्छा। अच्छा, ये जो और भी वैज्ञानिक या प्रमाणिक जो स्रोत है, तो उसमें जो है 1719 या ऐसा कुछ तारीख है, म्यूजियम में है वो वायलिन। तो उससे तो हमको पूरी तरह मालूम पड़ता है कि तब से तो वायलिन है ही, हमारे सामने है। उसके पहले की अगर हम बात करें, तो बीजेंटाइन लीरा और ऐसे कुछ वाद्य हैं, जहां से ये बोइंग वाद्य, जो कि इसको गज से बजाया जाता है, वायलिन को सभी को हाँ पता है, ये गज वो बोलते हैं। हाँ तो हाँ। बो से बजाने वाले वाद्य भारत में भी हुए, यूरोप में भी हुए, और पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग विकास हुआ। तो गज से बजाने वाले वाद्यों की श्रेणी में तो हम्म बहुत सारे वाद्य आते हैं, तो ये हम्म उस श्रेणी का वाद्य है। तो हम्म ऐसा ही बहुत सारे वाद्य यूरोप में भी थे। हम्म इटली इसका जनक माना जाता है, वायलिन का इतिहास जो है इटली से जोड़ा जाता है। हम्म तो उसके बाद ये रूप चला आया विदेशों में। ये काफी फेमस था वाद्य। एक हम्म तरीके से वहाँ का प्रमुख वाद्य है, स्ट्रिंग सेक्शन का तो वायलिन प्रमुख वाद्य है। और हम्म इसके जैसे दिखने वाले वाद्यों की एक फैमिली कहते हैं हम लोग उसको, हम्म। फिडल फैमिली। अच्छा। तो फिडल फैमिली में 4 वाद्य आते हैं। सबसे छोटा जो होता है वो वायलिन होता है, इसी आकार की बात कर रहा हूं मैं। ठीक। इससे जो थोड़ा बड़ा होता है वो हम्म। वियोला होता है, हाँ हाँ तो वायला या वियोला बोलते हैं। हाँ हाँ। उससे और बड़ा होता है वो होता है चेलो। हम्म और चेलो से बड़ा जो होता है वो होता है डबल बेस। वो काफी बड़ा होता है, खड़े होके बजाते हैं, आकार यही रहता है। कई बार उसको हाथ से भी बजाते हैं, कई बार बो से भी बजाते हैं, तो उसमें ठीक। अलग अलग ठीक है। उससे हम्म। किए जा सकते हैं। जी जी। तो वायलिन, ये तो विदेश का बात थी। अब भारत में वायलिन साउथ के माध्यम से आया, हम्म पोर्चुगीज लोगों के द्वारा लाया गया। हम्म क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पे आए और जगह जगह पौंडीचेरी पौंडीचेरी उनका स्थान था, तो वहां पे बसे, वहां पे एक परंपरा वायलिन की स्टार्ट हुई। वहां के साउथ के कर्नाटक म्यूजिशियंस लोगों द्वारा इसको बहुत पसंद किया गया, क्योंकि वायलिन श्रुति प्रधान है। इसमें श्रुति प्रयोग बहुत आसानी से हो सकता जी है, मींड गमक बहुत आसानी से हो सकती है, बिना सुर को तोड़े हुए, जी। जोड़ते ही हुए सब कुछ किया जा सकता है। तो ये हम्म हमारे संगीत को बहुत ज्यादा सूटेबल हम्म लगा।
हम्म। और संगीतज्ञों को ये लगा, क्योंकि अगर संगत वाद्य के रूप में कर्नाटक संगीत में तो बहुत ज्यादा मींड और गमक होती है, हम्म। तो बेसिकली गमक बहुत ज्यादा होती है, आंदोलन स्वरों का बहुत होता है। हम्म। हारमोनियम जैसे वाद्यों में तो ये संभव नहीं है, श्रुति हम्म। प्रयोग। हम्म। लेकिन वायलिन उस दृष्टि से काफी सहज और सरल लगा, तो कर्नाटिक म्यूजिशियंस लोगों ने उसे सीखना प्रारंभ किया और धीरे धीरे कुछ समय में दक्षता पा ली। इसकी ट्यूनिंग को भी चेंज किया, जैसा विदेशी ट्यूनिंग है GDAE, जिसको हम लोग म सा प रे बोलते हैं। म हम्म। सा प रे ना करते हुए उसको सापा सापा या पसा पसा में ट्यून किया अपने संगीत के हिसाब से। हम्म। और उसके बाद ये बाकी कर्नाटक से, मतलब साउथ से धीरे धीरे अब आगे बढ़ते बढ़ते उत्तरी भारत में भी, ये हिंदुस्तानी संगीत में भी ये आने लगा। यहाँ के लोगों द्वारा भी बहुत पसंद किया जाने लगा। हम्म। और फिल्म संगीत में तो आपको पता ही है भली भांति कि ये वायलिन कितना इम्पोर्टेंट वाद्य है। हम्म। जिस तरीके का गाना, जिस तरीके का, मतलब प्लेबिलिटी की बात करें, अगर वादन क्षमता की हम बात करें, हम्म। तो वायलिन बहुत स्लो भी बज सकता है और हम्म। बहुत फास्ट बज सकता है। हम्म। तो ये एक डिस्टेंस वायलिन ट्रेवल करता है एक स्पीड के रूप में, जो दूरी तय करता है, वो बहुत ही कम वाद्यों में हो पाता है। तो एक कारण ये भी है। दूसरी बात ये है श्रुति प्रयोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। हमारे भारतीय रागों के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि हमको दरबारी कानड़ा या बाकी सब राग जो हैं, वो अ, उसमें श्रुति प्रयोग जो किया जाता है, उसके हिसाब से ये बहुत सुटेबल हो जाता है। और साथ में इसको वेस्टर्न। हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि सीधा खैरागढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहन नायडू, एक जाने माने वायलिनिस्ट। आपसे चर्चा चल रही है, वायलिन का भी जश्न मना रहे हैं, उनकी लाइफ का भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक सवाल जो इस वक्त आ रहा है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसकी बड़ी जगहों पे पार्टिसिपेशन के साथ उसको दाद मिले और उसको एनकरेजमेंट मिले, जहां से रिकग्निशन मिले। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे समारोह हुए जिसमें पार्टिसिपेट करा, फेस्टिवल्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, लेकिन दो तीन जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं डॉक्टर रोहन नायडू जी। एक तो ये था कि जब आपको उस जमाने के जो प्रेसिडेंट थे, ऑनरेबल अब्दुल कलाम आजाद साहब, तो उनके हाथों के जरिए आपको जो बालश्री अवार्ड मिला, एक तो ये था। और एक और मुझे याद आ रहा है कि इंटर यूनिवर्सिटी जोनल और नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो कि AIU यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा आयोजित होते हैं, उसमें आपको गोल्ड मेडल मिला। और एक और मेरे को इस वक्त याद आ रहा है, वो ये है कि ऑल इंडिया रेडियो में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही इतना कॉम्पिटिटिव होता है कि उस पे दूर दूर तक भी कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहां भी आपने हाथ मारा, बहुत बड़ा, और गोल्ड मेडल मिला। हमारी तरफ से तालियां आपको इन तीन बड़े पदकों के लिए, बहुत बड़ी है। अब ये बताइए कि जब एक तो राष्ट्रपति जी को द्वारा आपको ये अवार्ड मिला बालश्री का, और ऑल इंडिया रेडियो पे जो आपके पार्टिसिपेशन हुई वहां भी आपने गोल्ड मेडल लिया, और AIU वाले यूथ फेस्टिवल, इन तीनों पे छोटा छोटा आप अपनी रोशनी डालिए। कैसी फीलिंग रही, कैसा रहा, इनके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेट वाइज जाए तो बालश्री अवार्ड सबसे पहला है। जी। और बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो। जैसा कि पद्मश्री, पद्म अवार्ड मिलते हैं, वैसे ही बच्चों के लिए वो बालश्री एक सर्वोच्च सम्मान है। तो क्योंकि उस समय ये और भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, और उनके हाथों से ये पाना, ये हम्म। और भी गौरवान्वित क्षण था मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, गुरुजनों के लिए, सभी के सही लिए। बात है। तो स्टेट लेवल और जोनल लेवल और फिर नेशनल लेवल, इस इन तीनों पड़ाव को पार करने के बाद कुछ चुनिंदा बच्चों को ये अवार्ड मिलता है। तो कठिन तो होता ही है, स्तर एक बहुत उच्च स्तरीय सही बात। प्रतिस्पर्धा होती है।
और नेशनल में जाके तो ये 7 दिन की प्रतिस्पर्धा होती है, रोज कुछ अलग अलग सेशंस होते हैं। उन सेशंस को आपको पार करना है और उसके बाद कुछ महीने बाद ये मिलता है। तो बहुत पूरे साल भर मैं उसके लिए भिड़ा रहा और बहुत रियाज किया, बहुत बहुत ज्यादा रियाज किया क्योंकि आपको पता ही होगा, ये इतना टफ लेवल पे जाके अगर कोई चीज अचीव करना है, कंपटीशन है, हाई है, सारे बच्चे सब चुने हुए आते हैं सब। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि हाँ मुझे मिलेगा, और ये पहली बार नहीं, ये मुझे दूसरी बार मिला। क्योंकि पहली बार भी मैं नेशनल तक पहुंचा जरूर था, लेकिन उस किसी कारणवश मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अगले साल मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की, और आप सभी की दुआओं से और गुरुजनों के आशीर्वाद से ये सुखद खबर मेरे घर तक आई, और हम लोग के यहाँ बहुत एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट। बड़ी बात। दूसरी बात, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन, जो कि अब वो तो बाल कैटेगरी का था, अब ये यूथ में आ जाता है, तो 16 से 25 के बीच की बात होती है ये। तो इसमें इसमें भी बहुत मेहनत लगती है खूब, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो ही प्राइज मिलते हैं, थर्ड नहीं होता है इसमें। अच्छा। और वाद्य श्रेणी में, हाँ जी। और ये भी होता है कि एक बार सेकंड आ जाने के बाद आप अगली बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो अच्छा। क्योंकि मन में यही था कि प्रथम आना है, और इसके लिए गुरुजी ने एक शर्त भी रख दी थी हमारे लिए कि तुम फॉर्म भरो, और गुरुजी ने कहा कि अगर नहीं हुआ तो बनारस मत आना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं जानता हूँ कि अच्छा गुरु यही करता है बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, कि उनको वो इतना प्रेशर देते हैं कि हाँ हम उस स्तर पे जाके मेहनत करें। और अब ये बात लगती है कि बहुत अच्छी बात कही गुरुजी ने, और इसके लिए भी अ, जो गुरुजनों के लिए मैं कृतार्थ हूँ, हमेशा रहूंगा। इसके बाद अगला यूथ फेस्टिवल, आपसे तो पहली बार मुलाकात वहीं हुई थी, और यूथ फेस्टिवल की भी यही कहानी है कि पहली बार जोनल तक पहुंच के कल्याणी यूनिवर्सिटी में मुझे थर्ड प्राइज मिल गया था, तो मैं नेशनल नहीं जा पाया। तो उसके बाद वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम था जब मुझे बहुत मतलब दुख के ज्यादा गुस्सा आया। ये बात मैं आज आपके सामने ही रख रहा हूँ। तो उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे ऐसा ऐसा उस समय पहली बार प्रतीत हुआ कि बालश्री के टाइम ये चीज मेरे अंदर फीलिंग नहीं आई थी। मुझे लगा कि नहीं, वो लोग डिजर्व करते थे जिनको मिला, मैं उतना नहीं करता था शायद। लेकिन यूथ फेस्टिवल के टाइम मुझे ये लगा, और युवा खून है, सब यूथ मामला ही है। तो उस समय बहुत गुस्सा आया कि नहीं, मुझे कैसे नहीं लिया गया। सही तो बात। अब तो इसको जीतना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो अगले साल हम्म, फिर बहुत और भी ज्यादा दुगनी मेहनत करके मैं पहुंचा, हम्म, और ईश्वर का आशीर्वाद है कि उस साल मैं यूथ फेस्टिवल विन किया। और हमारे यूनिवर्सिटी की ओर से इंडिविजुअल इवेंट में शायद कई सालों में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया था, तो हम्म, वो मुझे लाने का मौका मिला। इसके लिए हम्म, बहुत बहुत मैं प्रसन्नता हुई मुझे, मतलब। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपकी गुफ्तगू जो चल रही है, इसके अंदर जब आपने ऑल इंडिया रेडियो में आपको प्रथम अवार्ड मिला, और आपने जिक्र किया कि आपके गुरुजी ने कहा कि भाई अगर आपका अवार्ड नहीं आता है या गोल्ड मेडल नहीं लाते तो आप बनारस मत आना। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है, और आपके बैकग्राउंड देखते हुए, कि बनारस की जो छाप है आपके बात के अंदर, वो साफ दिखाई देती है। और बनारस हम्म। अपने अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही मशहूर एक संगीत के लिए एक शहर जाना जाता है, बल्कि ओल्डेस्ट जो कि सिविलाइजेशन कल्चरल में मानी जाती है, बनारस को माना जाता है। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, हर चीज में बनारस आगे रहा है। क्या मैं आपसे अपने तमाम नाजरीन
कि बाप पे एक रिक्वेस्ट करूं कि कोई सेमी क्लासिकल, मान लीजिए कोई ठुमरी या कुछ ऐसी चीज आप बजा के दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए, जो कि इस वक्त जिससे हम एंजॉय कर रहे हैं, थ्रॉलिंग कोई परफॉर्मेंस आपकी है, तो क्या बजाना चाहेंगे इस वक्त आप? जी, एक बहुत ही पारंपरिक दादरा है। क्या? डगर बिछ कैसे चलूं मगरों के, ये पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी की हाँ रचना हाँ। है। अरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है, तो मैं ये आप लोगों के सामने इसे रखना चाहूंगा। क्या बात है, बेहद खूबसूरत दादरा आपने बनारस की भी याद दिला दी, सेमी क्लासिकल में भी प्रयोग दिखा दिया वायलिन का कितना सुंदर होता है। डॉक्टर रोहन नायडू जी, अब हम आखिरी मरहले पे पहुंच रहे हैं आपके इस बोलते आने की विशेष हमारे इंटरव्यू या कन्वर्सेशन या गुफ्तगू में। ये बताइए कि वायलिन एक इतना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, वर्ल्ड वाइड बड़ी सूरतों में बजाया जाता है, और जब ये बॉलीवुड पहुंचा बहुत साल पहले, तो वहां पर इस तरीके से इसको यूज किया गया कि कई पीसेस पे ऑर्केस्ट्रा के लोग बैठे रहते हैं, और ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस के साथ होता है, इंडिविजुअल भी होता है, सोलो भी होता है। मोहब्बतें पिक्चर में देखिए जब था, या कहीं भी है, बड़ा अच्छा दिखाते हैं। ऑर्केस्ट्रा में मैंने देखा नौशाद साहब ने मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, जब इसकी शुरुआत है वो ऑर्केस्ट्रा का पूरा होता है। शंकर जयकिशन ने तो रिकॉर्ड तोड़ करा है, लक्ष्मीकांत प्यारे लिच्चे ने क्या करा है उसमें, बहुत, यानी कि
बहुत लिबरली यूज करा है। तमाम जितने भी हमारे संगीतकार हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा यूज हुआ है। एक तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि क्या है, और उसके साथ मैं एक जरूर गुजारिश करूंगा कि एक परफॉर्मेंस करें। और अगर आनंद पिक्चर का शायद मुझे एक गाना याद आ रहा है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, किशोर दा का गाया हुआ। इस तमाम पे अपनी रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, वायलिन एक ऐसा वाद्य रहा है जो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल और फिल्मी, ये हर जगह, और यहाँ तक कि पारंपरिक कुछ जैसे संगीत देने में भी बहुत फोक जो है, फोक वाद्य तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फोक म्यूजिक का कुछ टच देने के लिए भी आज भी हम लोग रिकॉर्डिंग में भी यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो एक ऐसा वाद्य जिसके कई रूप हैं, और ये अलग अलग संगीत में, अलग अलग प्रकार के संगीत में अलग अलग रूप से प्रयोग किया जा रहा है। जैसे आपने बोला ही कि ग्रुप वायलिन एक अलग फील देता है, वहीं अगर चार वायलिन को बजाया जाए बस, तो वो एक अलग फील देंगे। दो वायलिन को अगर बजाया जाए तो वो एक अलग फील देगा, और एक हम्म। सिंगल वायलिन पिलर्स के लिए या हाँ, पीसेस के बहुत अच्छा लिए या बताया। कुछ रूहानियत क्या बात है। हाँ, बात को इमोशंस पैदा लेकर आता है, ठीक कह रहे हैं आप। इमोशन। तो बहुत, जैसा कि बहुत ही शुरुआत में मैंने ये बात बोली थी कि बहुत फास्ट से लेके बहुत स्लो, तो हाँ ये सभी सफर वायलिन बड़े आसानी से तय कर लेता है। एक हाँ अच्छा वायलिन वादक हाँ उस चीज को दिखाने में काफी सक्षम होता है। हाँ तो जो कभी कोई सैड जैसा कोई या दुख का माहौल दिखाना है तो उसमें भी वायलिन होता हाँ है। साथ ही साथ कई, जैसे कोई फ्लो दिखाना हो, कोई हाँ बह रही है, हाँ कोई हाँ चीज बहुत हाँ तेज हाँ चल रहा है, तो उस हाँ, प्रकार भावनाएं का उमड़ संगीत कर आ देने रही के हैं। लिए भी। ठीक ठीक। जी। तो उसमें, और कोई बाहर जैसे एकदम से आ रही है या कुछ ऐसा ऋषभ विंड। बातें हैं, जी जी। उस वहां पे हम ग्रुप वायलिन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। एक उसका नाद, यहाँ पे बात नाद की हो रही है, तो नाद वहां पे एक इस तरीके का स्थापित होता है कि वायलिन में सिंगल, डबल, चार और फिर ग्रुप वायलिन प्रयोग करने में अलग अलग नाद को आप स्थापित कर सकते हैं। और उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ग्रुप वायलिन जब बहुत एक साथ बजते हैं तो कई बार वो हम लोगों को समझ में भी नहीं आता कि ये वायलिन बज रहे हैं। जी एक जी जी जी। काफी वृहद होता है उसका हाँ नाद, और हाँ, वो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को सपोर्ट करने में बहुत सहायक होता है। सही कह रहे तो हैं। इस तरीके से प्रयोग होता है। जी जी और जी। जरूर आपने जो फरमाइश की है, मेरा भी ये पसंदीदा गीत है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। किशोर दा वैसे भी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, तो क्या मैं बात, आप सभी लोगों के सामने ये गाना प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बात है।
माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरती से आपने बॉलीवुड के ये प्रस्तुति दी, किशोर दा की भी आपने याद दिला दी, और इतना मधुर एक गाना था जो कि आपने गायकी अंग में प्रस्तुत कर दिया वायलिन पे। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर रोहन साहब कि आपका पूरा इंटरव्यू जो देखा हमने, सुना, और उस पे कवर करते हुए हम लाए कि आपकी सेलिब्रेट करा लाइफ को बचपन से, जब से पैदाइश से लेकर टिल डेट तक। इसके अंदर कई आपने मरहले पार किए, और गुस्सा भी आया, हमने देखा कि जब आप जीतते नहीं थे, और ये बहुत अच्छी बात है। जब ऐसा जज्बा होता है, एक किलिंग इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीत कर लाना है। ये बताइए कि हमारे जो यूथ हैं आजकल, जो कि अपकमिंग म्यूजिशियंस है, चाहे वो किसी में हो, चाहे वो गायकी में हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे वायलिन में हो, किसी में, उनको इन जनरल कोई मैसेज या संदेश या अपनी फीलिंग या कुछ एहसास जो कि उनके लिए एक इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, उसके रूप में कुछ आप जरूर बताइएगा। बिल्कुल सर। मैं मैंने जो अभी तक कुछ सीखा है, मैं ये मानता हूँ, दिल से ये बात मानता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं सीखा है। अभी मुझे बहुत एक लंबा रास्ता तय करना है। अभी तो जरा सा संगीत समझ में आया है, हल्का फुल्का। क्या बात है। अभी इसको सीखना बाकी है। बहुत कुछ जीवन में सीखना बाकी है, और एक बेहतर इंसान, बेहतर कलाकार बनना है। ये मैं हमेशा मानता हूँ और यही मानता रहूं, ऐसा भी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन अभी तक का जो सफर रहा, उससे मुझे जो भी कुछ अनुभव मिला, वो मैं मेरे जो छोटे भाई बहन हैं और युवा साथी हैं, उनसे मैं शेयर करना चाहूंगा। उनको एक मैसेज और एक सलाह या एक गुजारिश के रूप में बोलना हम्म। तो चाहूंगा ही। हम्म। सबसे पहले मैं जो उनके माता पिता हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा संगीत सीखना चाहता है या कोई एक ऐसी कला सीखना चाहता है जो कि अ, हमारे इस भारत की अमूल्य धरोहर है, और एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को लिए हुए है, तो सर्वप्रथम तो उसको रोकिए मत, हम्म। और भरसक प्रयास कीजिए कि आप उसका कितना सपोर्ट कर पाए। हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, करियर बहुत जरूरी है, सारी चीजें, लेकिन हमको नहीं पता होता है कि वो किस काम में अच्छा है। मेरे गुरु जी हमेशा एक बात कहते थे कि इंसान का जन्म किसी ना किसी उद्देश्य को लेके होता है। इस धरती पर हम जो आए हैं, हमको कोई ना कोई काम देके भेजा है ईश्वर। हम्म। अगर तुमको बहुत जल्दी मालूम पड़ गया कि तुम किस हम्म। काम के लिए धरती पे आए हो, तो तुमसे लकी व्यक्ति कोई है नहीं। हाँ। तो और तुम तो कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें इतना जल्दी मालूम पड़ गया कि तुम वायलिन के लिए ही बने हो। क्या बात। लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, उन्हें यही नहीं पता हाँ, होता कि हम क्या ये भी एक क्यों बहुत अच्छी थे बात। यहाँ पे। सही कही आप। तो और ये बात बिना एक्सप्लोरेशन के संभव नहीं है। हाँ। आप अगर चार कलर दिखाएंगे और तो वो चार ही रह जाएंगे। हाँ, जब आप उसको एक्सप्लोर करने देंगे, तो समझ में आएगा कि वो किस काम में ज्यादा बेहतर है। हो सकता हम्म। है हमको लग रहा है कि बेटा या बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो ना हो, खेल में अच्छी हो, तो क्यों ना वो उसमें करियर बनाए। तो जैसे मेरे पिताजी के लिए बहुत कठिन था कि मैं क्रिकेटर ना बन के एक संगीत की राह में जाऊं, जिससे उनका कोई आइडिया नहीं था उन्हें। जिस तरह उन्होंने मुझे ब्लाइंडली सपोर्ट किया, ये मैं चाहूंगा कि सभी माता पिताओं से गुजारिश है कि अपने बच्चों को वो कला या वो विधा सीखने से रोके ना। उसे कम से कम एक सर्टेन दूरी तक तो उसको सीखने दें, फिर आप समझ लीजिए उसमें अच्छा है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे दूसरी बात हैं। हम्म। दूसरी बात मैं जो युवा साथी है, जो अभी सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, बच्चे हैं या युवा हैं और जो सीख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि अच्छे गुरु के बिना कोई भी कला को उतना अच्छा नहीं सीखा जा सकता जितना कि गुरु के सानिध्य में सीखा जा सकता। अच्छा मार्गदर्शन मिलना बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। जरूरी है। बहुत अच्छी बात। और एक बात होती है जानकारी और एक बात होती है ज्ञान। दोनों का फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। आपको YouTube के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, लेकिन YouTube के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्या बात है। वो क्योंकि
या वीडियो के माध्यम से क्या होता है, ये एक लर्निंग प्रोसेस कभी भी टू वे होता है। यहाँ से गुरु बताता है, यहाँ से शिष्य सीखता है, शिष्य जो बजाता गाता है वो गुरु सुन के उसको करेक्ट करता है। लेकिन इस तरीके का वीडियो या यूट्यूब से सीखने से क्या होता है कि उसने जो बताया, आपने क्या समझा, क्या बजाया, गलत सीखा, तो उसको वो सुधारेगा नहीं, क्योंकि वहां से वो आपको देख नहीं रहा है, क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए गुरु का महत्व जो है वो यूट्यूब के माध्यम से हम राग को समझ सकते हैं, थोड़ा जो राग में अलग अलग कलाकार कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें सीखा जा सकता है, जानकारियां एकत्रित की जा सकती है। उनका एनालिसिस तो आपको करना है, उसको ज्ञान में तब्दील आपको करना है। यूट्यूब से जो मिल रहा है वो हमें जानकारी मिल रही है, या वीडियो के माध्यम से जो मिल रहा है वो जानकारी मिल रही है, उसे ज्ञान में बदलने की आदत अभी से आप सभी लोग डाल दीजिए। ये मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा। और कभी भी हम जो कला सीखते हैं, संगीत सीखते हैं या खेल कुछ भी सीखते हैं, तो वो सीखने का एक तो कोई समय नहीं होता। ये दिमाग में मत रखिए कि ये मैं कब तक सीख जाऊंगा, क्योंकि बेहतरी की हमेशा एक गुंजाइश रहती है। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे अच्छी नहीं हो सकती, उसमें गुंजाइश हमेशा बनती है। कितना भी सुंदर पेंटिंग हो, वो और बेहतर हो सकती है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये बात तो है नहीं। तो सीखने का एक तो कोई उम्र नहीं होती, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई सीमा भी नहीं होती। कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है, ये प्रोसेस है जो चलता रहता है हमारी आखिरी सांस तक, हम सब सीखते ही रहते हैं। और सभी गुरुजन, बड़े कलाकार यही कहते हैं कि ये सब सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज मिलता है, कुछ चीजें रोज बनती है। तो ये दिमाग में मत रखिए कि मेरे को एक इतना समय है, मैं इतने समय में सीख जाऊंगा क्या, तब तो आप, मेरा आंसर ये है, आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ये एक प्रोसेस ही नहीं है। तो पेशेंस रखिए, कोई भी चीज को सीखने के लिए पेशेंस कीजिए। आप जिन आर्टिस्ट को सुन के या जिस खिलाड़ी को देख के इम्प्रेस हो रहे हैं, सोचिए उसकी कितने वर्षों की मेहनत है। अगर आप विराट कोहली को देख के इम्प्रेस हो रहे हैं तो सोचिए उनकी क्या मेहनत है। वैसे ही जैसे हम आज डॉक्टर एन राजन जी को सुनते हैं, या भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी जी को सुनते हैं, बड़े बड़े पंडित राजन सायन मिश्र जी को सुनते हैं, तो जो उनके जीवन का पूरा निचोड़ है वो संगीत जो हम सुन रहे हैं, उनके जीवन की पूरी कड़ी मेहनत है। तो मेहनत को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो सारे माध्यम और सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। और अगर आप किसी चीज को सब कुछ भुला के पूरा शिद्दत से सीखना के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। ये मेरा मैसेज है। पेशेंस रखिए, धीरज धरिए और गुरु के सानिध्य में संगीत या कोई भी कला को निखारिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर रोहन नायडू साहब। बोलते हैं यूट्यूब चैनल की स्पेशल एपिसोड में आप आए और आपने बड़ी अच्छी प्रस्तुति भी दी और यादगारें कुछ ऐसी आपने पेश करी, सेलिब्रेट करी, मेमोरीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इस शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने,